नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ उन सारे सवालों का डिस्कस करेंगे और बनाएंगे जो सीएसआईआर में पूछे गए। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और कंसिस्टेंट इससे सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे सवाल निश्चित पूछे जाते हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं या एमएससी, बीएससी बेस्ड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लीन होना चाहिए तो अभी आप इस सवाल को काफ़ी आसानी से बना सकें। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हार्डे वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता क्या है कि एलील की फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एलील की जो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब समय के साथ इस एलील की फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब थोड़ा सा हम लोग एलील को समझ लेते हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी है क्या। मान लीजिए ये पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में तीन तरह के खरगोश हैं। एक क्या है? कैपिटल जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी। ये एलील जो है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप पा रहे हैं कि टोटल जो तीन खरगोश हैं, तीन जो आप पा रहे हैं कि जो एलील्स हैं जो कैपिटल जी हैं और एक क्या है? कैपिटल जी और स्मॉल जी। बिल्कुल क्या है? 6, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 आपके ऐसे भी और दो जो ऐसे वाले हैं जो स्मॉल जी वाले हैं, दो टोटल जो जी। तो अगर हमको इसकी एलील की फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कैपिटल जी की बात करें तो इसकी कितनी है? तो टोटल कितना है? 10, 5 3 2 10। तो कैपिटल जी की बात करें तो 0.3, क्योंकि 3/10 किया आपने, 3/10 किया नहीं तो 0.3। अगर कैपिटल जी स्मॉल जी किया, इसकी हम फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं इस तरह के जीनोटाइप का, तो आप पाएंगे 5/10 तो 0.5। ठीक उसी तरीके से अगर जी की निकालने की बात आए तो टोटल 2 और जी टोटल 2 और टोटल कितना है ऑल टुगेदर पॉपुलेशन 10, तो 2/10 तो आपका 0.2 आया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो एलील की जो फ्रीक्वेंसी है समय के साथ कोई बदलाव नहीं आता है। आप 2020 में एलील की जो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आप देख रहे हैं, समय के साथ डिफरेंट तरह के जो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं डिफरेंट जीनोटाइप्स का, बाद में 2021 या उससे ज़्यादा भी कोई और जनरेशन के बाद भी वो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर भी हमने देखा क्या कि पॉपुलेशन में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, समय के साथ कांस्टेंट रहेगा। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि रियल लाइफ में संभव नहीं है कि समय के साथ किसी भी एलील की जो फ्रीक्वेंसी है ना पॉपुलेशन कांस्टेंट रहे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसीलिए हार्डे विनबर्ग ने प्रिंसिपल के लिए कुछ एजम्पशन किए गए हैं। अगर एजम्पशन लागू होगा तभी हमारा एलील फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ए पॉपुलेशन आर कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगर ये एजम्पशन लागू नहीं होता है तो ये आपका जो एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो लागू नहीं होगा। अगर एजम्पशन लागू है तभी क्या है? हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल लागू है। एलील की फ्रीक्वेंसी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं बदलेगी। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एजम्पशन हैं।
पहला एजम्पशन है पॉपुलेशन मस्ट बी लार्ज। पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। छोटे पॉपुलेशन के लिए लागू नहीं है। मान लीजिए कि छोटा एरिया है और यहाँ पर कुछ छोटे पॉपुलेशन, तो इसके लिए हार्डे-विनबर्ग लागू नहीं है। पॉपुलेशन क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत लार्ज साइज का क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होना चाहिए। तभी क्या है कि हार्डे-विनबर्ग का जो प्रिंसिपल है लागू होगा। नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो लार्ज पॉपुलेशन में है, कोई पॉपुलेशन बाहर से नहीं आना चाहिए, ना कोई पॉपुलेशन यहाँ का जाना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियां में एलील फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा। इसलिए ये एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है? कि ना कोई इस लार्ज पॉपुलेशन में कोई बाहर से पॉपुलेशन आएगा और ना ही कोई पॉपुलेशन यहाँ से जा सकता है। ये दूसरा एजम्पशन है, मेजर एजम्पशन है। नो म्यूटेशन, कहने का मतलब क्या कि यहाँ जो पॉपुलेशन है जिसकी हम एलील फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज अगर ऐसे खरगोश जो होमोजाइगस रिसेसिव अगर सरवाइव नहीं कर पाते हैं तो समय के साथ इनकी संख्या कम जाएगी और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जब ये फ्रीक्वेंसी घट जाएगा तो ये दोनों टाइप के जो आपके खरगोश हैं इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन रियल लाइफ में इसीलिए नो म्यूटेशन अलाउड है कि अगर आप एजम्पशन करते हैं कि कोई म्यूटेशन नहीं हो तो इस वजह से क्या होगा? बिल्कुल आपका सही होगा। हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल लागू होगा। एलील फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा जनरेशन टू जनरेशन। आइए हम लोग देखते हैं और क्या एजम्पशन है। रैंडम मैटिंग। अब जैसे कहने का क्या मतलब? जो पॉपुलेशन में हो रैंडम मैटिंग हो। मैटिंग मतलब आपस में जो मैटिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि ये पॉपुलेशन सिर्फ आपस में मैट करे तो इससे क्या होगा? इसकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर ये मैटिंग नहीं में भाग नहीं लेंगे तो इस एलील की जो संख्या है समय के साथ घट जाएगी। बात को समझिएगा, घट जाएगी। नहीं तो याद रखना, रैंडम मैटिंग मतलब ये इससे मैट कर सकता है, ये इससे मैट कर सकता है, ये इससे मैट कर सकता है, ये इससे मैट कर सकता है ना? सब चीज अलाउड हो, ये इससे मैच कर सकता है। रैंडम मैटिंग हो, कोई मैटिंग पर अवरोध ना हो। अगला एजम्पशन क्या है? नो नेचुरल सिलेक्शन, इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो। ऐसा नहीं कि हमने अगर इस तरह के ऑर्गेनिज्म को फेवर करना चालू नहीं करते हैं या फेवर करना चालू कर दें, इसको फेवर ना करें तो ये फेवर के समय साथ बढ़ जाएगा। मान लीजिए इसको फेवर करेंगे तो इसकी एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो कोई भी नेचुरल सिलेक्शन का तरीका मौजूद नहीं होना चाहिए। आइए तो हमने अभी तक क्या सीखा कि एलील की जो फ्रीक्वेंसी है ना पॉपुलेशन आर कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और उसके लिए ये जंक्शन है, ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। इससे सवाल आते हैं और हम जब सवाल बनाएंगे तो इसको हम लोग देखेंगे भी। आइए हम लोग देखते हैं। दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हार्डे-विनबर्ग का और उसको हमको ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है, हार्डे-विनबर्ग को फॉलो कर रहा है और आप पा रहे हैं कि जो दो एलील है डी एंड स्मॉल डी, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर पी और क्यू है, अगर दोनों एलील की डी की जो पी है और इसकी क्या है क्यू है, तो आप पाएंगे पहला चीज कि दोनों का जो सम होगा एक होगा। एलील की फ्रीक्वेंसी का सम 1 होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील पी क्या है और क्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। ध्यान रखना है, दोनों एलील फ्रीक्वेंसी का सम क्या होगा? 1 होगा। दूसरा चीज, अगर हम दोनों को स्क्वायर कर दे, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दे, तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं तो क्यू स्क्वायर में तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पी स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। किसका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी? पी स्क्वायर। और यहाँ पर ध्यान रखना है कैपिटल डी स्मॉल डी क्या हो जाएगा? 2pq जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है और डी डी क्या है? क्यू स्क्वायर जो रिसीसिव की फ्रीक्वेंसी है।
और इस तरीके से पी स्क्वायर को हम लोग कभी बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कि जो भी पी स्क्वायर को हम निकालेंगे वास्तव में परसेंटेज में 100 के टर्म में है। क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव, और 2pq को क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। कभी भी अगर हमको हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल निकालना है तो परसेंटेज में निकालते हैं, 100 के टर्म में हम लोग इसको निकालते हैं। जब हम सवाल बनाएंगे तो काफी अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं एक बार फिर से और आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझ लिया एलील की फ्रीक्वेंसी निकालना। यहाँ वास्तव में हमने जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाला है। एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, अलग अलग करके हमको करना पड़ेगा। मान लीजिए हमको एलील की फ्रीक्वेंसी निकालना है, यहाँ तो हमने जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी निकाला है। अगर एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मान लीजिए कैपिटल जी का फ्रीक्वेंसी अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इसमें देखें तो 3 है, तो 3/10 हुआ, 3/10 नहीं, और यहाँ पर कैपिटल जी स्मॉल जी है तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 0.5 है, 5/10 है, तो प्लस क्या है 5/10 तो हम लोग लिखेंगे। साथ साथ हम क्या करेंगे कि 5/10 में 50% कंट्रीब्यूशन स्मॉल जी का है, इसको हम लोग क्या कर देंगे 1/2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इसको क्या होगा, ये आपका 0.3 आएगा, इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा 0.3 आएगा, 0.3 आएगा, और ये क्या आएगा 0.25 आएगा, 0. क्या आएगा 25 आएगा, और दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.45 आएगा। जो कौन से एलील का फ्रीक्वेंसी होगा, कैपिटल जी का फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। और स्मॉल जी की बात करें, स्मॉल जी की बात करें तो ये क्या है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी है। अगर हमको स्मॉल जी एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम एक से इसको घटा दें, और नहीं तो फिर क्या करेंगे हम लोग इसको आसानी 0.25 5 है तो 0.25, तो ये कितना होना चाहिए 55 होना चाहिए, 0.3 सॉरी मिस्टेक हो गया है, 0.3 और 0.25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 सॉरी 0.55, और क्यू की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0. क्या हो जाएगा 45 होगा, क्योंकि एक से अगर आप घटा दें तो आप नहीं घटाना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, ये तो 0.2 हो गया और इसमें आधा का हो जाएगा क्योंकि आधा कंट्रीब्यूशन स्मॉल जी का है, तो हटाएंगे कैपिटल जी वाले को, हटाएंगे स्मॉल जी को 0.25 और ये 0.2, तो टोटल जोड़ देंगे तो क्या होगा 0.45। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी निकाल लें। अब हम लोग आगे देखते हैं, सवाल को बनाते हैं। अगर आपने जेके बायोलॉजी क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है, ठीक है। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। आइए हम लोग देखते हैं, ये सवाल दिसंबर 2019 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, बोल क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट डिप्लॉयड पॉपुलेशन इज 0.68। तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील, क्या फ्रीक्वेंसी एलील होगा। तो आपने पहले ही देखा है, देखिए कि 3 तरह के पॉपुलेशन होते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p, और ये दोनों क्या है होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस है। तो वास्तव में जो वैल्यू दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट, तो या तो दोनों का समेशन है, पी स्क्वायर का वैल्यू है प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू है जो आपका क्या आता है 0.68 आता है, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस की बात नहीं हो रही। अब हम देखते हैं कि P का वैल्यू क्या हो सकता है, Q का वैल्यू क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर हम इसको लेते हैं तो क्या होगा, P स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और Q स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 को तो करेंगे 0.9 को अगर हम गुना करेंगे तो 0.9 गुने 0.9 स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, 0.81 आएगा नहीं, और ये क्या होगा 0.1 का तो क्या हो जाएगा, इधर से प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, 0.1 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। आप देखेंगे अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये आपका सही नहीं आता है, जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 0.082 आ रहा है, जो कि सही नहीं है। इसको देखते हैं 0.2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा
0.04 आएगा, प्लस अगर 0.8 को स्क्वायर करेंगे तो 88 64, तो क्या हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा 64 आएगा। और दोनों को हम लोग क्या कर दें, अब जोड़ दें तो हम देख रहे हैं क्या कि 0.68 आ रहा है, जो कि होमोजाइगस एलील के लिए है। तो आप इस तरीके से आप देखेंगे कि ये कंडीशन आपका सही है और आंसर आपका क्या होगा 2 होगा। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है, आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर इसी में अगर आपको कोई सवाल पूछ देता कि हेट्रोजाइगस का पॉपुलेशन क्या है, तो आप क्या कर सकते थे, 2pq निकाल सकते थे आराम से कि 2pq। अब आपको p का वैल्यू मालूम है तो 2 करते नहीं और गुने क्या करते हैं 0.2 करते, 0.2 करते और क्या करते 0.8 करते, 0.8 करते और इस तरह से करते तो क्या होता देखिएगा, 4 दूनी 16 दूनी 32, तो आपका आ जाता क्या है 0.32। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है 0.2 आंसर। कारण क्या कि अगर 0.32 दें तो ये क्या क्या हेट्रोजाइगस का पॉपुलेशन है और ये दोनों होमोजाइगस का पॉपुलेशन है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। तो आप डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसे कैसे डिफरेंट सवाल पूछे जा सकते हैं ये भी सोच सकते हैं अगर आप चीजों को समझते हैं। आइए हम लोग एक दूसरा सवाल को देखते हैं जो जून में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि हार्डेबर्ग प्रिंसिपल एलील की फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट इज योर एजम्पशन, मतलब सर्टेन एजम्पशन को अगर मीट करेगा, रिक्वायरमेंट को एजम्पशन को पूरा करेगा तभी हो सकता है। अच्छी बात है। क्या क्या एजम्पशन होना चाहिए, रैंडम मैटिंग, रैंडम मैटिंग बिल्कुल सही, हमने यहाँ पर देखा था कि रैंडम मैटिंग होना चाहिए, नहीं तो रैंडम मैटिंग तो होना ही चाहिए। मेट चॉइस, मेट का चॉइसिंग नहीं होना चाहिए। स्मॉल पॉपुलेशन साइज, देखिए यहाँ स्मॉल पॉपुलेशन साइज नहीं, पॉपुलेशन क्या होना चाहिए लार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होना चाहिए लार्ज, स्मॉल पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ म्यूटेशन बिल्कुल सही है, नो म्यूटेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया नो म्यूटेशन, नो म्यूटेशन, या उसको दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं लैक ऑफ म्यूटेशन। डायरेक्शन सिलेक्शन, कोई डायरेक्शनल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नो सिलेक्शन। देखिए मैंने यहाँ पर बताया नो नेचुरल सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर काउज चेंजेज इन एलील फ्रीक्वेंसी, देखिए क्वेश्चन थोड़ा संभल के बनाने का है। काउजे चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, जो क्या कर रहा है एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है। तो चेंज कैसे हो सकता है आपका, मैटिंग चॉइस से हो सकता है अगर प्रेफरेंसली मैट करेंगे तो, दूसरा स्मॉल पॉपुलेशन साइज में, और क्या है डायरेक्शनल सिलेक्शन में चेंजेस। देखिए तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर एजम्पशन की बात करता तो ये डी और ई होता, ए डी और ई होता। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना भी काफी जरूरी है। तो हमने देखा क्या कि कैसे ये आसानी से इसको बनाया जा सकता था, 4 नंबर का सवाल था, काफी आसानी से इसको आप ले सकते थे 4 नंबर। अब आगे देखते हैं कुछ और सवाल। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया है। कंसीडर ए सिंगल लोकस ऑफ 2 एलील आर हार्डेबल, सिंगल लोकस ऑफ 2 एलील की बात है और इक्विलिब्रियम में है, हार्डेबल को फॉलो कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप इज 0. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इन ए पॉपुलेशन, नहीं होमोजाइगस एक एलील फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि हम ऐसा करते हैं कि p है तो p स्क्वायर बराबर क्या है वास्तव में है 0.64 है, और तो p बराबर क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे, p बराबर क्या कर सकते हैं इसको अंडर रूट कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारा p का वैल्यू निकल जाएगा। p का वैल्यू कितना आएगा 0.08 हमारा क्या आ जाएगा ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर p हमने निकाल लिया तो q भी निकाल सकते हैं आप। q कैसे निकालेंगे जानते हैं कि देखिए यहाँ पर समेशन है p प्लस q का है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे q बराबर 1 माइनस p आएगा, और इस तरीके से आप क्या करेंगे कि 0 पॉइंट क्या आएगा 0.2 आ जाएगा, नहीं और इस तरह के हमने क्या देखा, सॉरी ये इसको करेंगे तो 0.8 आएगा, सॉरी मिस्टेक है,
ये 0.8 आएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये 0 पॉइंट जब घटा लेंगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं, और दोनों का सम क्या होगा, 1 होना चाहिए हमेशा। कभी भी इस तरह का मिस्टेक हो तो दोनों सम करके देख सकते हैं, एक हमेशा आना चाहिए, क्योंकि एलील की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है, एक होता है। अब यह सवाल पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस के लिए हम क्या बोलते हैं, 2pq। हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 2pq देख सकते हैं यहाँ पर, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी 2pq। क्या करेंगे हम लोग, 2 लेंगे और क्या करेंगे, 0.8 से गुना करेंगे, 0.8 से गुना करेंगे, और आपका गुना किससे करेंगे, 0.2 से। अगर इसको आप गुना कर दें तो आपका आएगा 0.32। क्या आएगा, 0.32। आप इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि परसेंटेज में अगर इसको निकालना है तो आ जाएगा 32%, फ्रैक्शन में 0.32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। आइए हम लोग देखते हैं, आगे सवाल को देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो सवाल है जून 2018 में पूछा गया, काफी सिंपल और सरल सवाल है। कोई पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में क्या है, 65 इंडिविजुअल्स है, 65 इंडिविजुअल्स बीबी जीनोटाइप के, ध्यान रखिएगा, 65 इंडिविजुअल्स ये जीनोटाइप का, और 30 जो है कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप का, और 15 जो है होमोजाइगस रिसेसिव। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकालना है। कैसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकालेंगे, नहीं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकालना है, एलील की फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कैसे हम इसको निकालेंगे, सबसे पहले इसके टोटल काउंट करेंगे, 65, 30, 15, तो टोटल आपका आ गया 110। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर 15 गो बीबी है, तो एक तो क्या हो गया, 15 बटे बिल्कुल 110 प्लस क्या करना पड़ेगा, अब देखिए प्लस करके क्या करना पड़ेगा आपको, 30 ये है हेट्रोजाइगस में, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 बटे 110 करेंगे और इसको गुना किससे कर देंगे, हाफ से, क्योंकि 30 में दोनों एलील का कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल बी और स्मॉल बी का भी कंट्रीब्यूशन है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0 पॉइंट, इसको काटते हैं तो काटने के बाद आप देखेंगे कि इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा दोनों को, काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.13। आप कर सकते हैं, कोई बड़ा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, तो 15/2 110 फिर आ गया, तो ये भी करीब आ जाएगा 0.13। 0.13 वास्तव में 3 अंक तक करेंगे तो 0.163 आएगा, 0.163 आएगा दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो। और इस तरीके से दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो करीब करीब 0.27 आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पाएंगे कि हमारा जो एलील का फ्रीक्वेंसी है, जो बी एलील का फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा क्या निकलेगा, बी एलील का फ्रीक्वेंसी 0.27, और आपका आंसर सही होगा। अगर यही हमसे पूछ देता कैपिटल बी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो मान लीजिए अगर इसको निकाल ली है तो आप 1 से घटा दीजिए, 1 से आप घटा दीजिए 0.27 को घटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि 0.73 आएगा। तो जो कैपिटल बी का अगर पूछा जाता तो आपका ये आंसर ए होता। तो एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि हमने यहाँ एलील की, अगर हमको जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी पूछ देता तो हम लोग कैसे निकालते, मान लीजिए कि इस जीनोटाइप का निकालता फ्रीक्वेंसी, हमको निकालना होता कैपिटल बी के लिए, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग 30 बटा क्या कर देते हैं, 110 कर देते हैं, तो इस जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी निकल जाता, सॉरी 65, क्योंकि 65 इंडिविजुअल है, क्या है 65 इंडिविजुअल। अगर हमको बीबी कैपिटल बी स्मॉल बी का जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 30 बटे क्या हो जाता, 30 बसे 110। और इसके के लिए क्या है, अगर इस तरह के जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 15/110 करके आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे सवाल को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आइए कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं।
ये सवाल 2018 में पूछा गया है और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन में एक न्यू बॉर्न हो रहा है 10,000 में, रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन है, मतलब हार्डे बिंगबर्ड की बात की जा रही है, मैटिंग पॉपुलेशन विदाउट कोई डिस्टर्बिंग फोर्स नहीं हो रहा है। तो आप तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन कैरियर निकालना है। ऑटोजोमल रिसेसिव है, कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑटोजोमल रिसेसिव मतलब कि ये कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होगा जब क्या होगा, रिसेसिव होगा, मतलब दोनों कैरेक्टर रिसेसिव रहेगा तो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और वास्तव में जब भी ऐसा रहेगा तो ये कैरियर कहलाएंगे, एक कहलाएंगे, कैरियर कहलाएंगे। और कोई पॉपुलेशन अगर ऐसा है तो उस पॉपुलेशन में जो भी है, कहने का क्या मतलब, क्या कि कैरियर नहीं है और इसमें कोई डिजीज इस तरीके का नहीं होगा। तो हमने ये देखा। दूसरा चीज हमको ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो आपको हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन निकालना है। कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं आर। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आर का, आप पाएंगे कि एक न्यू बॉर्न में मिलता है कितना पॉपुलेशन में, 10,000। सही है, 10,000 में मिलता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आर बराबर इसका अंदर रूट भी कर सकते हैं। आर का क्या वैल्यू होगा, आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप पाएंगे कि आर का जो आपका वैल्यू आएगा 1/100, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं 0.01। जब ये आर का वैल्यू आपको निकल गया तो आप कैपिटल आर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको एक में से घटाना होगा 0.01, तो क्या आएगा 0.99। एक बात और मैं बता देता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप आर लिखें, आप दूसरे चीज से भी मार्क कर सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए से भी, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हमने यहाँ इसको ए लेके चला, तो हमने ये देखा कि कैपिटल आर का और स्मॉल आर का ऐसा है। तो हेट्रोजाइगस के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, बिल्कुल 2pq, 2pq, ये हेट्रोजाइगस की आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और यही तो आपको निकालना है, 2 गुने 0.01, यहाँ से हम ले रहे हैं आर को, सॉरी 2pq, ज्यादा बेहतर लिखे ऐसा, 2 कैपिटल आर सबसे अच्छा है अगर कंफ्यूजन हो तो, या 2pq भी लिख सकते हैं। तो 2 गुने 0.1 और गुने क्या हो जाएगा 0.99, जो भी है दोनों एलील को गुना करके तो ये हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी हमारा निकलेगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, गुना करते हैं, तो आपको आ जाएगा 0.0198 आएगा करीब करीब। और ये परसेंटेज में अगर हम इसको करें, तो अगर बिल्कुल इसको परसेंटेज में करें तो आएगा, क्या आएगा 1.98%। परसेंटेज में अगर इसको करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये परसेंटेज में निकल जाएगा 1.981, या इसको हम लोग 1.981 को हम लोग 2% भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसका मतलब है कि 2% मतलब कि 100 में 2 पॉपुलेशन क्या होगा, जो 100 पॉपुलेशन जो न्यू बॉर्न है, क्या है, न्यू बॉर्न पॉपुलेशन है, उसमें 2 को होगा जो क्या होगा, कैरियर होगा नहीं। और तो इसका मतलब है कि 100 में 2, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 50 में 1, 50 में 1 जो होगा कैरियर होगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से आप कैलकुलेट करें तो आपका आंसर क्या होगा 1 in 50। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो सारे वीडियो को देखिए, आपके लिए काफी फायदे का होगा। अगर आप इस वीडियो को समझ पा रहे हैं तो जरूर देखें, आपको फायदा होगा। आइए हम लोग और कुछ सवाल को देखते हैं। ये सवाल दिसंबर 2016 में पूछा गया है
रेड हेयर इज ए रिसेसिव ट्रेट और रैंडमली मैटिंग पॉपुलेशन हार्डे बिंगवर्ड की बात है 9% आर रेड कलर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस? 9% और रेड कलर रिसेसिव ट्रेट है। इसका मतलब क्या है? ऐसा लिख सकते हैं कि आर आर होगा तो 9%, मतलब 9/100। या आर का वैल्यू हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इसका अंदर रूट हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ऐसा रहेगा तो 9/100, या आर बराबर हम लोग ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, काफी आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं कि 0 पॉइंट है ना 09 का अंदर रूट है तो ये क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो हम जब भी अगर हेट्रोजाइगस निकालना है तो हमको दूसरा वाला भी निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल आर कैसे निकलेगा बाबू? कुछ नहीं करना, एक में हम 0.3 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0.7। साथ साथ अगर हमको हेट्रोजाइगस निकालना है तो क्या करेंगे 2RR, जिसको हम लोग पहले कभी फार्मूला में डिनोट करते थे 2PQ। बात तो वही है ना, जहां पर ये चीज इसको डिनोट कर रहा है और इसको डिनोट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे 2 गुने 0 है ना 7 और गुने कर देंगे 0 पॉइंट क्या कर देंगे 3 कर देंगे तो आप पाएंगे 0.42 आएगा। और इस तरीके से अगर इसको परसेंटेज में हम निकालना चाहें तो 42% हम लोग लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमसे पूछ दे कि होमोजाइगस का डोमिनेंट का फ्रीक्वेंसी बताइए, तो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हम करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे 0.7 गुने 0.7 और इस तरीके से 0.7 और 0.7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.449 मतलब 49 और 49% इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका कब आंसर होता जब पूछा जाता होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो ये आपका आंसर हो जाता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हार्डे-बिगमर मॉडल के लिए कौन सा एजम्पशन नहीं है? तो मैंने पहले ही बताया है कि क्या क्या एजम्पशन माना गया है, तभी आपको क्या होगा सही होगा। ये ध्यान रखना है, लार्ज पॉपुलेशन, नो इमिग्रेशन, नो म्यूटेशन, रैंडम एक्टिंग, नो नेचुरल सिलेक्शन। अब इसी को तो बस देखिए इस बार भी पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। इस तरीके के सवाल डिफरेंट तरीके कॉम्पिटिटिव पूछे जाते हैं। देखिए मैट रैंडम, बिल्कुल सही, रैंडम मैटिंग होना चाहिए। सिलेक्शन इज नॉट एक्टिंग, कोई सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। और पॉपुलेशन इज इफेक्टली इनफ्लाइट, बहुत बड़ा होना चाहिए। ये जो तीसरा एजम्पशन है नॉट, नहीं माना गया था कि एक डोमिनेंट एलील हो और दूसरा क्या हो रिसेसिव हो, तो आपका जो आंसर होगा ये तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग कुछ और सवाल को देखते हैं। ये काफी थोड़ा सा डिफरेंट हट के सवाल है और आपको अच्छा लगेगा। फ्रूट कलर ऑफ वाइल्ड सोर्नगम निगरम जो दो एलील के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, याद रखना फ्रीक्वेंसी 0.8 और 0.2 है। और ये क्या है टेट्राप्लॉइड है, डाइप्लॉइड नहीं है, टेट्राप्लॉइड है। डाइप्लॉइड रहता तो हम लोग कैपिटल ए और स्मॉल ए से करके जो फॉर्मूला है काम करता, इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा। और जीनोटाइप वाज नॉट, हाँ टेट्राप्लॉइड वाज फाउंड। क्रिटिकल एग्जामिनेशन से बात देखा गया कि जीनोटाइप इस तरह के मिले, हार्डे-बिगमर को फॉलो कर रहा है तो आपको निकालना करना एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइप्लॉइड, तो आपको रेशियो पता करना है कि 1000 पॉपुलेशन में कैसा होगा। सवाल काफी सिंपल है और इस तरह के सवाल थोड़ा सा हटके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टेट्रापोलॉइड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा कि हर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए क्या होगा जीनोटाइप, तो आप समझ रहे हैं कि इस तरह से जीनोटाइप हो सकता है।
और सेम जीनोटाइप का हुआ इस तरीके से। अगर आप क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद आपको इस तरीके के जीनोटाइप मिलेंगे। कैपिटल ए, चारों जो कैपिटल ए है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, अगर इसका रेशियो फिर हम निकाले इस तरह के फिनोटाइपिक रेशियो या जीनोटाइपिक रेशियो भी कह सकते हैं इसको। जीनोटाइप मोड अप्रोप्रिएट होगा लिखना कि, तो हमने ये देखा कि ये एक है नहीं, और कैपिटल ए जो देख रहे हैं जो यहाँ पर इस तरह की फ्रीक्वेंसी है, आप देख रहे हैं कैपिटल ए जो फ्रीक्वेंसी है आप पाएंगे कि 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 रेशियो लिखा। कैपिटल ए स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है 6 है, 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं मिस्टेक हो रही है, ए नहीं है भाई, ए नहीं है, तो आपका जो है क्या 1 2 3 4 5 और 6 6। और इस तरीके से आप जो देखेंगे ये जो रेशियो हुआ ये 6 हुआ। 3 कौन है, आप देखिएगा ये 3 को है जो क्या है 3 है। और इस तरीके से आप पाएंगे कि ये जो रेशियो है क्यू स्क्वायर 4, सॉरी ये देखिएगा 1 है, मतलब ये जो है चारों क्या है 1 है। तो इस तरीके से हम लोग देखा क्या कि कैसे डिफरेंट तरह की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एक रेशियो के टर्म में हम लोग देख रहे हैं नहीं। और उसके बाद हम लोग आप इस तरीके के फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पहले आपको क्या करना पड़ेगा, P4 रेशियो P4, क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं चारों एक ही तरह का P4। अब इसका रेशियो क्या है, देखिएगा कि 4 है, तो ऐसे 4 हो गया, और 3 होगा तो मतलब क्या होगा P4 P3, सॉरी P3, और ये है तो ऐसा है। थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा लेकिन देखिए इसको सब समझ में आएगा। हमने P लिखा, इसके लिए क्या लिखा हमने बाबू 3 है, तो 3 के लिए P लिख रहे हैं, तो ये फार्मूला। और 4 कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, 6 यहाँ से आ रहा है, नहीं पी स्क्वायर के स्क्वायर 4p3 जो है जो यहाँ से आ रहा है, और 1 आपको यहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा P4 4p3q 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इस तरीके से बन गया फार्मूला। और फार्मूला को आप इस्तेमाल कीजिए 0.8, तो यहाँ 0.8 डालिए, और L8 को 0.8 0.8 0.8 4 बार गुना कीजिएगा, तो गुना करके कैलकुलेट कीजिएगा तो 409 आएगा। 0.2 है, 0.2 को अगर इस तरीके से करेंगे डिफरेंट तरह के तो चीज़ों को आप करेंगे तो आपका ये सारे को सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे को फिर से लिखिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं और डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए, अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। यह क्लब पटना बोरिंग रोड में अवस्थित है, और कुछ भी डिटेल जानकारी के लिए 6202692436 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस होती है और स्मॉल बैचेस में होती है। हमारे बैच काफ़ी छोटे होते हैं जिसके वजह से हम लोग इंडिविजुअल अटेंशन ऑफ स्टूडेंट दे सकते हैं। साथ साथ हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस ही आधार है सफलता का। और हम लोग कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस करते हैं, और ये सिलेबस तब तक हम लोग करते हैं जब तक बच्चा समझ ना जाए। साथ ही साथ डिस्कशन एंड डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, हर दिन हम लोग डिस्कशन करते हैं, और कोई डाउट हो तो उसको क्या करते हैं क्लीन करते हैं, सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और ये सारा जो क्लब देख रेख डॉक्टर जितेंद्र कुमार के दिशा निर्देश में काम करता है। और अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लास के वीडियो को देख सकते हैं, और कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और एक नए पार्ट में हम लोग
हाइडेलबर्ग प्रिंसिपल के दूसरे पार्ट में भी हम बचे हुए सवाल को सोल्व करेंगे। थैंक यू वंस मोर।